नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म ग्रेड प्लस टीचिंग एग्जाम पर। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट और ये हमारा प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट है और ये हमारा 21/12/2022 का है। 21/12/2022 का आप प्रैक्टिस सेट देखोगे कहीं पर भी मार्केट में या जहां भी ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मूड पर आप देखोगे प्रैक्टिस सेट, तो आपको बाल विकास का जितना भी सवाल 30 क्वेश्चन हमारे आते हैं। तो 30 क्वेश्चन बाल विकास के बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बढ़िया से अच्छे से समझो कि इसका आंसर क्या है और इसका किस आधार पर आंसर हमारा सीटेट मानता है। तो ये सब सारी चीजें देखनी है, तो आप हमारे साथ बिल्कुल बने रहो वीडियो के अंत तक। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो और पुराने हो तो बहुत बढ़िया। तो नए पुराने दोनों मिलकर चैनल को बढ़िया से अच्छे से अपने दोस्त यार भाई बहन साथी बाराती जो भी हो सबको बढ़िया से एक बार शेयर मार दो, है ना। फटाफट शेयर मार दो, लाइक कर दो सेशन को। और जैसा भी आपको कुछ दिक्कत है परेशानी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका अपना बेहतरीन सा सेशन। तो आओ, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर लगा है साथी, बिल्कुल अच्छे से समझना। देखो, प्रीवियस ईयर से हमें ये पता चल जाता है कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते कैसे हैं। बहुत से हमारे ऐसे छात्र होंगे जो कहीं ना कहीं पहली बार पेपर दे रहे होंगे, और जब पहली बार पेपर दे रहे होंगे तो उन्हें बिल्कुल परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है। बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल कूल माइंड से आपको पेपर देना है। तो प्रीवियस ईयर लगाए रहोगे तो आपको ये अंदाजा हो जाता है कि हमारे एग्जाम में सीटेट की परीक्षा में कैसे सवाल बनते हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं साथी। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर लिखा है, पूछा है डॉट डॉट विकास डॉट डॉट है। विकास के बारे में पूछा है कि विकास डॉट डॉट है। तो बताओ भैया विकास क्या है, विकास के बारे में बढ़िया से अच्छे से एक्सप्लेन करो। आओ सीखते हैं। पूछा है विकास डॉट डॉट है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। पहला दे रहा है एक आयामी है जो विकास होता है। अच्छा, विकास का मतलब बिल्कुल आसान से समझना। जैसे हम यहाँ पर लिखें बाल विकास, थोड़ा सा एक बार परिभाषा समझ लेना। बाल विकास यहाँ पर हमने लिख दिया, यहाँ पर पूछा आपसे विकास है, यहाँ पर बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी हम लोग पढ़ते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड डेवलपमेंट की अगर हम मीनिंग निकालें, बाल विकास की मीनिंग निकालें, तो यहाँ पर देखो साहब लिखा है बाल, और बाल में हम लोग क्या लगाते हैं। तो ये ना बता देना कि बाल में हम लोग हेयर बैंड लगाते हैं या तेल लगाते हैं, ऑयल लगाते हैं, वो सब अलग की बात है। बाल में क्या लगाना है, यहाँ पर का लगाना है। क्या लगाना है, का लगाना है। तो ये क्या बन गया, बालक बन गया। बाल में हम लोगों ने क्या लगाया, का शब्द जोड़ दिया, तो क्या बन गया, बालक। अब मेरे प्यारे साथी एक बात हमेशा याद रखना, ये जो बालक है तो कहां तक की एज के बच्चे को हम बालक की श्रेणी में रखते हैं, पहले तो ये मुझे पता होना चाहिए। तो साहब कुछ मत करना, बस इतना कहना कि 0 से लेकर 18 वर्ष तक का जो बच्चा होता है उसको हम किस में रखते हैं, बालक की श्रेणी में रखते हैं। अगर थोड़ा सा और लैंग्वेज चेंज करे तो आप कह देना कि जन्म से लेकर कहां तक, 18 वर्ष तक का जो बच्चा होता है उसको हम किस में रखते हैं, बालक की श्रेणी में रखते हैं। थोड़ा सा और अगर चेंज किया तो आपने कहा गर्भावस्था से लेकर कहां तक, 18 वर्ष तक का जो बच्चा होता है वो किस में आता है, तो आप कहोगे बालक की श्रेणी में आता है। 0 से 18 वर्ष, जन्म से 18 वर्ष, गर्भावस्था से 18 वर्ष, यहाँ तक का जो बच्चा होगा उसको हम क्या मानेंगे, बालक की श्रेणी में मानेंगे। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब देखना यहाँ पर क्या लिखा है, विकास। अब जैसे आप कहते हो कि हमारे देश में खूब विकास हो रहा है, अच्छा विकास होगा तो कुछ ना कुछ बदलाव दिखेगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, कुछ ना कुछ चेंजमेंट होगा, बिल्कुल होगा, तभी तो विकास होगा। तो बस बिल्कुल रखना यहाँ पर, विकास का अर्थ कहीं पर भी आपको कोई भी सवाल में अगर मिलता है विकास शब्द, तो उसका मीनिंग क्या लिखेंगे, परिवर्तन। क्या लिखेंगे, परिवर्तन।
अब बताना, ये जो बाल विकास है, पूरा बाल विकास, तो इस बाल विकास का हम लोग क्या करते हैं? तो आप यही तो बताते हो, इसका हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। इसी बाल विकास का हम लोग क्या करते हैं? तो अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। और आपके सामने सिंपल सी परिभाषा, बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा, 0 से लेकर 18 वर्ष तक के बालकों में हो रहे परिवर्तन का जहां पर क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? बाल विकास बोलते हैं। बिल्कुल आसान सी भाषा, बिल्कुल आसान से शब्दों में, किसी भी किताब का सहारा ना लो, किसी भी मनोवैज्ञानिक के आधार पर मत बताओ, एक नॉर्मल सी परिभाषा अपने अकॉर्डिंग निकालो तो क्या निकली? 0 से लेकर 18 वर्ष तक के बालक में हो रहे परिवर्तन का जहां पर हम लोग अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, बस वही हमारा क्या कहलाता है? बाल विकास कहलाता है। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये विकास डॉट डॉट है क्या? एक आयामी है, एक दिशीय है या परिवर्तनीय है? तो बिल्कुल आपके सामने आपका जवाब रखा हुआ है। इसको हम क्या बोलते हैं? परिवर्तनीय बोलते हैं, मॉडिफाइबल बोलते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम लोग क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं। चलो, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। साथी बिल्कुल बढ़िया से अच्छे से समझते जाओ। बस आपका दो काम है, दो या तीन काम है। एक तो अगर चैनल पर नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को शेयर मार दो, लाइक कर दो सेशन को। बस बाकी का काम हमारी जिम्मेदारी पे छोड़ दो। आ जाओ, नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर लगने जा रहा है। बहुत ही बेहतरीन सा सुंदर सा सवाल। तो पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल देखो, दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर लगा है और पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णतः आनुवंशिकी द्वारा पूर्ण निर्धारित होता है? कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णतः आनुवंशिकी द्वारा पूर्ण निर्धारित होता है? कौन सा हेरिडिटी के द्वारा आप कह सकते हो डेफिनेटली कि हमारा निर्धारित है ना? मित्रों का चयन क्या आप निर्धारित कर सकते हो हेरिडिटी से? या आंखों का रंग निर्धारित कर सकते हो? या शैक्षणिक सफलता या शिक्षा में रुचि? ठीक है, चॉइस ऑफ फ्रेंड्स, कलर ऑफ द आइज, एकेडमिक सक्सेस या इंटरेस्ट इन स्टडीज। शिक्षा में क्या रुचि है? एजुकेशन में रुचि। तो आपको सबको पता होगा हेरिडिटी के बारे में दो तीन बातें समझ लेना। आनुवंशिकता हेरिडिटी की बात करें तो बस कुछ नहीं कहना, कहना है कि जो कुछ भी माता पिता माता पिता या पूर्वज, माता पिता या पूर्वज से जो कुछ भी बच्चे को जो कुछ भी लक्षण, विशेषताएं या गुण, जो भी स्थानांतरण होती है, ट्रांसफर होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? आनुवंशिकी बोलते हैं, वंशानुगत बोलते हैं, या इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं। क्लियर है? जो कुछ भी हमारे माता पिता या हमारे पूर्वजों से कुछ भी, कोई भी लक्षण, कोई भी गुण, कोई भी विशेषता जब हमारे संतान में स्थानांतरण होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? आनुवंशिकी बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर बताना, जब आप देखते होगे कि माता पिता की आंखें अगर ब्राउन है, जिसको देसी भाषा में हम लोग कंजी बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट बच्चे पर भी आता है। तो इसका हम पूर्ण निर्धारित कर सकते हैं कि माता पिता की आंखें कंजी थी, इसलिए हमारे बच्चे की या जो संतान हुई है उसकी भी आंखें क्या है? ब्राउन है, कंजी है। ठीक है, तो इसलिए इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आओ आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर तीसरा नंबर लग चुका है और तीसरा नंबर पूछा है कि अधिगम की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं?
परिपक्वता कहलाएगी, मैच्योरेशन कहलाएगा, या निष्क्रिय समाजीकरण कहलाएगा, पैसिव सोशलाइजेशन कहलाएगा, या प्राथमिक समाजीकरण कहलाएगा, प्राइमरी सोशलाइजेशन कहलाएगा, या द्वितीयक समाजीकरण कहलाएगा, सेकेंडरी सोशलाइजेशन कहलाएगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन लगे हुए हैं। आपसे पूछा अधिगम की वह प्रक्रिया क्या कहलाती जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं। जैसे स्कूल में प्रवेश करेंगे और करके सीखेंगे तो साहब कौन सी होगी? प्राथमिक समाजीकरण होगा। क्या होगा? प्राथमिक समाजीकरण होगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया साथी। इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? प्राथमिक समाजीकरण हमारा कौन सा होगा? स्कूल में प्रवेश। अच्छा, स्कूल की बात कर रहा है, ध्यान देना यहाँ पर। ये हमारा क्या हो जाएगा? परिवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिवार। प्राथमिक समाजीकरण किससे होगा? परिवार से। और द्वितीयक समाजीकरण किससे होगा? हमारा विद्यालय से। स्कूल लिखा हुआ है ना, किससे होगा? विद्यालय से। तो इसका सही जवाब, राइट जवाब कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, फिर से सुन लेना। अगर आपसे कहे कि बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं, अब जैसे घर हुआ, अगर घर पूछ लेता, घर से विद्यालय जाने से पहले क्या है, तो आप कहोगे प्राथमिक है। ठीक है, सवाल थोड़ा सा चेंज कर देता है तो आंसर बिल्कुल बदल जाता है। अगर आपसे पूछ लेता विद्यालय से पहले जब घर पे था तो कौन सी होगी, तो प्राथमिक होगी। लेकिन अगर विद्यालय पहुंच गया और विद्यालय में अगर उसका समाजीकरण हुआ तो वो कौन सा होगा? तो द्वितीयक समाजीकरण कहलाएगा, सेकेंडरी सोशलाइजेशन कहलाएगा। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। और नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर लगने जा रहा है, चौथा नंबर। और चौथा नंबर आपसे पूछा है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में दूसरे स्तर पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है? बहुत ही बेहतरीन सा सवाल आपके स्क्रीन पर लगा है। आज्ञा पालन और दंड अभिविन्यास बोला जाएगा, या अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास बोला जाएगा, या कानून और आदेश पालन अभिविन्यास बोला जाएगा, या सामाजिक समझौते और व्यक्तिगत आधार बोला जाएगा। और ध्यान से समझना, इनकी जो स्तर और अवस्थाएं हैं इसके बारे में बिल्कुल आराम से समझना। जैसे आपके सामने हम बिल्कुल लिख दे रहे हैं, समझो आराम से। देखो, इनकी 3 स्तर हैं। अगर लेवल की बात करें तो लेवल कितने हैं? 3 लेवल हैं। स्तर की बात करें तो 3 स्तर हैं। किसके? कोहलबर्ग के सिद्धांत के। पहला अगर हम बात करें तो पहला है पूर्व परंपरागत, प्री कन्वेंशनल स्टेज। दूसरा है परंपरागत, परंपरागत। तीसरा है उत्तर परंपरागत। तीसरा है उत्तर परंपरागत। ठीक है, पहला कौन सा है? पूर्व परंपरागत, दूसरा है परंपरागत, तीसरा है उत्तर परंपरागत। अब देखना, यहां पर अगर हम इसकी देखें तो इसका 2 सोपान, इसका 2 सोपान, इसका 2 सोपान, या अवस्था कह सकते हो। ठीक है, पहले की बात करें तो पहले में आप कहोगे दंड एवं आज्ञा पालन, दंड एवं आज्ञा पालन पहला हो गया। यांत्रिक सापेक्षिक, सापेक्षिक अभिविन्यास तीसरा है। अच्छा लड़का, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। फिर है सामाजिक संरक्षण, फिर है सामाजिक अनुबंध। अगला है सार्वभौमिक
नैतिक विकास। ठीक, अब देखो आपसे पूछा था दूसरे स्तर का, ये हमारी क्या है, 6 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्था है, तो 6 अवस्था है। कभी कभी अवस्था दे देता है, कभी कभी सोपान दे देता है, दोनों का मीनिंग सेम है। तो आपसे सवाल क्या पूछा था, कोहलबर्ग की दूसरी अवस्था का तीसरा सोपान। तो यहाँ पर सोपानों की संख्या में पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, और 6 नंबर, छठा नंबर ये हो गया। तो तीसरा पूछा था, तीसरा कौन सा हो जाएगा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की। और सवाल पर आ जाते हैं, साहब। सवाल क्या था, और ध्यान से देखते हैं सवाल क्या था। देखो आपके सामने सवाल लगा हुआ है, पूछा है कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में दूसरे स्तर, बिल्कुल पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है। अभी आप देख कर आए हो, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, यही क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा, बी ऑप्शन। आ जाओ फटाफट, थोड़ा सा स्पीड में करो। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर लगने जा रहा है, बहुत ही बेहतरीन सा सुंदर सा सवाल लगने जा रहा है, तो इसको बताने की कोशिश करो। आपसे पूछा है जीन प्याजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की रचना क्या कहलाती है। समायोजन कहलाएगी, आत्मसातीकरण कहलाएगी, अनुकूलन कहलाएगी, संगठन कहलाएगी, एकोमोडेशन कहलाएगी, एसिमुलेशन कहलाएगी, एडाप्टेशन कहलाएगी, या ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगी। आपके सामने बहुत ही बेहतरीन सा सुंदर सा सवाल लगा हुआ है, तो साथ ही इसको बताने की कोशिश करना, इसका सही जवाब क्या होगा। जैसे ही ध्यान रखना, आपसे अगर बात करें समावेशन की और समायोजन, अच्छा इसको हम समावेशन भी बोलते हैं, समावेशन, ठीक है। इसकी इंग्लिश देख लेना, इसको एसिमुलेशन बोलते हैं। समायोजन को समविष्टीकरण के भी नाम से जानते हैं, समविष्टीकरण, समविष्टीकरण, जिसको हम एकोमोडेशन के नाम से जानते हैं। क्लियर है, समायोजन को समविष्टीकरण के नाम से जानते हैं, आत्मसातीकरण को समावेशन के नाम से। लेकिन ध्यान से सुनना दोनों के बारे में। जैसे अगर हम यहां पर लिख दें एसिमुलेशन और एक शब्द लिख दें एकोमोडेशन, दो शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं, एक एसिमुलेशन और दूसरा कौन सा, एकोमोडेशन। अगर साहब एसिमुलेशन की बात करें, तो एसिमुलेशन को कैसे जानोगे और एकोमोडेशन को कैसे जानोगे। जैसे यहां पर सिर्फ और सिर्फ पूर्व का ज्ञान हो बच्चे के पास, प्रीवियस नॉलेज हो, प्लस नया ज्ञान ऐड हो जाए, प्लस नया ज्ञान क्या हो जाए, सिर्फ ऐड हो जाए और कुछ ना हो, सिर्फ क्या हो जाए, ऐड हो जाए। क्लियर है, पहले की जानकारी थी बच्चे के पास और उसी में नया ज्ञान भी क्या हो गया, ऐड हो गया। तो पूर्व की जानकारी और नया ज्ञान अगर ये बच्चे के पास आता है तो बच्चा क्या है, अभी एसिमुलेशन में है। क्लियर है, लेकिन अगर नया ज्ञान और पुराना ज्ञान दोनों में अंतर करने लग जाए या बदलाव की प्रक्रिया सीख जाए, कुछ ना कुछ चेंजमेंट करना समझ जाए, तो बच्चा किस में पहुंच गया, एकोमोडेशन में पहुंच गया। ध्यान से सुनना, जैसे मान लो बच्चे को पता है कि चिड़िया आसमान में उड़ती है, बिल्कुल एग्जांपल सुनना, चिड़िया आसमान में उड़ती है। अब चिड़िया आसमान में उड़ती है, ये उसकी मम्मी ने, पापा ने, किसी ने भी सिखाया था, बताया था और उसको पता था। लेकिन एक दिन मार्केट निकला और अपने पापा के साथ गया, तो आसमान में देखा पतंग उड़ रही थी। ध्यान से सुनना, आसमान में देखा पतंग उड़ रही थी, तो जैसे ही पतंग को देखा तो पापा से बोलता है, पापा देखो वो चिड़िया उड़ रही। तो उसके पापा ने समझाया, बेटा वो चिड़िया नहीं, क्या है, पतंग है। तो उस चीजों को उसने सिर्फ क्या किया, अभी ऐड किया, यस पापा वो पतंग नहीं, क्या है, चिड़िया। तो अभी वो कहां पर है, नया ज्ञान उसके पास था कि चिड़िया आसमान में उड़ती है,
पूर्व का ज्ञान, और नया ज्ञान उसको क्या मिल गया कि पतंग भी आसमान में उड़ती है। अब नया ज्ञान और पुराना ज्ञान जोड़कर वो चीजों को समझ रहा है, तो अभी वो कहाँ है, समावेशन में है, एसिमुलेशन में। लेकिन अगर कुछ समय बाद उसको ये पता चलता है कि चिड़िया अपने आप उड़ती है, चिड़िया सजीव होती है, पतंग उड़ाई जाती है, पतंग निर्जीव होती है, जब ये डिफरेंशिएशन करने लग जाए, अंतर करना सीख जाए, तो कहाँ पहुंच गया, एकोमोडेशन में। बिल्कुल आसान सा तरीका सीखना, बिल्कुल आसान से। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ASS, क्या लिखा हुआ है, ASS। एस मतलब होता है गधा, क्या होता है, गधा। तो यहाँ पर बच्चा बिल्कुल गधा है कि बस सिर्फ और सिर्फ चीजों को क्या करता है, जोड़ना जानता है और उसके बारे में अंतर करना नहीं जानता है। तो जब बच्चा सिर्फ और सिर्फ चीजों को जोड़ेगा तो कहां पर होगा, एसिमुलेशन में। लेकिन अगर थोड़ा बहुत जानकार होगा तो वो कहां जाएगा, एकोमोडेशन में। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा था, जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा, मतलब जो उसकी वर्तमान की स्कीमा है, द्वारा प्रवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की रचना क्या कहलाती है। अब देखना, एक नए स्कीमा की अगर रचना की उसने, तो वो कहां पहुंच गया, यहां पर असमर्थ था, लेकिन यहां पर क्या हो गया, स्कीमा का निर्माण कर लिया, रचना कर लिया, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, समायोजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एकोमोडेशन कहलाएगा, समायोजन। यहां पर तो असमर्थ था, लेकिन एक नए स्कीमा की क्या कर दी उसने, रचना कर दी, जान गया, जानकारी हो गई उसको, तो कहां पहुंच गया, समायोजन। चलो और नेक्स्ट सवाल की और बढ़ते हैं, और नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर 6 नंबर, पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है, बताना। व्याख्यात्मक प्रतिदर्शक, या स्कीमा, या अग्रिम संगठन, या संवेदी मुद्रक। बहुत आसान सा है, बहुत ही प्यारा सा आंसर है इसका। चलो फटाफट बताने की कोशिश करना, इसका सही जवाब क्या होगा। जैसा कि जानते होगे, ये जो प्याजे हैं, प्याजे ने बुद्धि के स्थान पर, बुद्धि के स्थान पर कौन सा शब्द यूज किया है, तो स्कीमा शब्द का प्रयोग किया है। बहुत फेवरेट है इनका स्कीमा। तो कुछ नहीं करना, सीधे आसान सा क्वेश्चन था और आसान सा जवाब भी। चलो आ जाओ नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर 7 नंबर लगने जा रहा है और लग भी चुका है। बताओ, रश्मि अपनी कक्षा में विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों का उपयोग करती है और सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह भी बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका समर्थक करता है, कौन सा समर्थक करता है, आपको बताना है। सिगमंड फ्रायड मनो लैंगिक या मनोयौगिक सिद्धांत, दूसरा लेव वागस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, या लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, या बीएफ स्किनर का व्यवहारवादी सिद्धांत। तो मेरे प्यारे साथी ध्यान से समझना, जैसे ही रश्मि अपनी कक्षा में विभिन्न विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के क्या करती है, कार्यकलापों का उपयोग करती है और सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह बनाती है। जैसे ही सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह बनाएगी, तो कहीं ना कहीं सामाजिक कार्य की तरफ बढ़ावा दे रही है, या आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं समाज को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। और ये सिद्धांत किसका है, लेव वागस्की का सिद्धांत है, क्योंकि इनका सिद्धांत क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। क्लियर है। चलो आ जाओ नेक्स्ट सवाल की ओर आ जाओ। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर बहुत ही बेहतरीन सा 8 नंबर लग चुका है, फटाफट बताने की कोशिश करो। इनमें से कौन सा अध्यापक द्वारा पाढ़ का उदाहरण नहीं है, कौन सा ऐसा अध्यापक है जो पाढ़, पाढ़ मतलब होता है इसके फोल्डिंग, ठीक है, सहारा, सहायता, मचान, पाढ़, ढांचा, मचान, आधारभूत सहायता, आधारभूत सहायता, ये सब शब्द कहीं पर भी दिख जाए तो समझ जाना इसके फोल्डिंग की बात हो रही। क्लियर है।
तो बताना अनुकरण के लिए कौशलों का प्रदर्शन करना या रटना, जैसे रटना या हटा दो, इशारे एवं संकेत, सहपाठियों संग साझा शिक्षण, सहपाठियों संग साझा शिक्षण। तो बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है और बहुत बेहतरीन आंसर भी होना चाहिए इसका, ठीक है। अब आपसे देखना ध्यान से, कहीं ना कहीं आपसे पूछा क्या है, नहीं पूछा है। तो जैसे ही नहीं पूछा था, रटना हमको हटाना था और रटना हटा दिया तो सही हो गया। और बाकी हमारे सब क्या है, बिल्कुल सही है। बाकी हमारे क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, रटना, ठीक है। इसी को छोड़कर बाकी सब आपके क्या है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक संरचनावादी शिक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। बहुआयामी परिप्रेक्ष्य का प्रोत्साहन करना, बिल्कुल सही बात है। सामूहिक सहयोगिता, बिल्कुल सही बात है। वेदन, ड्रिल और दोहराव, है ना, यही क्या है, ड्रिल एंड रिकॉल। ये आपका क्या है, गलत है और गलत ही पूछा था, नहीं पूछा था। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही बेहतरीन सा सवाल लगने जा रहा है, आ जाओ फटाफट। नेक्स्ट सवाल होगा हमारा, और नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा है कि निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधन संक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया है। तो आपको पता होगा, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। उन्होंने एक विचार की बुद्धि या द्विकारक बुद्धि, ये सब क्या कर दिया, नकार दिया है, मतलब मना कर दिया है। तो बताया किसने है, हार्वर्ड गार्डनर ने। बिल्कुल आसान सा सवाल था, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। क्लियर है, चलो आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा है, एक संरचनावादी कक्षा में निम्न में से किस पर महत्व दिया जाना चाहिए, संकल्पनात्मक मूल्यांकन पर, समेटिव असेसमेंट पर, या रचनात्मक मूल्यांकन पर, फॉर्मेटिव असेसमेंट पर, या एक आयामी मूल्यांकन पर, सिंगुलर असेसमेंट पर, या मानकीकृत एवं एक समान मूल्यांकन पर, स्टैंडर्डाइज एंड यूनिफॉर्म असेसमेंट। ठीक है, तो आपके सामने चार ऑप्शन लगे हुए हैं। आओ ध्यान से समझना इस सवाल को। जैसे आपसे कहा जाए कि अगर इन दोनों में, देखो ये वाले ऑप्शन और ये वाले ऑप्शन तो बिल्कुल महागलत है। अब आपके सामने बचा संकल्पनात्मक मूल्यांकन, या इसी को एक नाम से और जानते हैं, योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, समेटिव। ठीक, संरचनात्मक मूल्यांकन या निर्माणात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन जिसको हम फॉर्मेटिव बोलते हैं, या इसी को हम रचनात्मक मूल्यांकन भी बोलते हैं। ठीक है, रचनात्मक मूल्यांकन। अब देखना, जो हमारा फॉर्मेटिव होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है उसके बारे में समझो, और समेटिव के बारे में समझो। फॉर्मेटिव और समेटिव के बारे में समझो, रचनात्मक और योगात्मक के बारे में समझो। जैसे साहब अगर आपसे कहते हैं रचनात्मक की बात करें, तो रचनात्मक मूल्यांकन वो होता है जब शिक्षण कार्य के बीच में, शिक्षण कार्य के दौरान कह दे, शिक्षण कार्य के बीच में या शिक्षण कार्य के दौरान अगर आप असेसमेंट करते हो, इवैल्यूएशन करते हो या आकलन करते हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, फॉर्मेटिव कहलाता है। लेकिन अगर आप सत्र की समाप्ति पर करते हो, सत्र की समाप्ति पर करते हो, जब सत्र हमारा एंड हो गया तब करते हो, तो हमारा कहलाता है योगात्मक मूल्यांकन या समेटिव मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, अब बताना, जब आप एक भावी शिक्षक के रूप में समझ के देखना कि जब आप शिक्षक बनोगे तो आप रचनात्मक मूल्यांकन पर जोर दोगे या योगात्मक पर। मतलब जब बच्चे को पढ़ा रहे हो, पढ़ाने के दौरान अगर असेसमेंट कर लिया तो उसकी कमी का पता चल जाएगा और उसकी कमी को क्या कर देंगे, दूर कर देंगे। लेकिन अगर यही चीज पूरा सत्र पढ़ा लें हम, और पढ़ाने के बाद हम उसको चेक करेंगे, तब तो हमारा बहुत लंबा समय क्या होगा, पीछे निकल जाएगा, तो नुकसान होगा। इसलिए हमें देखना है कि शिक्षण कार्य के दौरान ही हमें चेक कर लेना है कि कौन से बच्चे के अंदर क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है,
उन कठिनाइयों को दूर करते हुए, उन चुनौतियों से निपटते हुए हमें आगे बढ़ना है। इसलिए हमारा कहा जाता है कि आप इसकी अपेक्षा फॉर्मेटिव असेसमेंट को क्या करोगे, बढ़ावा दोगे। तो सही कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जितने भी साथी हमारे साथ लाइव बने हो, फटाफट सेशन को शेयर कर दो एक बार बढ़िया से, अच्छे से। चलो आ जाओ नेक्स्ट सवाल की ओर आ जाओ। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर बहुत ही बेहतरीन सा बढ़िया सा सवाल लगने जा रहा है और लग भी चुका है। बताओ, वागस्की के सिद्धांत वागस्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद क्या है? बच्चे के आत्म केंद्रितता का घोतक है, या बच्चे के क्रियाकलापों और व्यवहारों का अवरोधक है, या जटिल कार्य करते समय बच्चे को उनके व्यवहार संचालक में सहायता देता है, या संकेत देता है कि संज्ञानात्मक कभी भी आंतरिक नहीं होता है। देखो ये भी निगेटिव है, घोतक ये भी अवरोधक ये भी निगेटिव, बचा कौन सा, सी ऑप्शन। फटाफट करते जाओ। जटिल कार्य करते समय बच्चे को उनके व्यवहार के संचालक में क्या करता है, सहायता देता है। बिल्कुल सही बात हो गई, बहुत बढ़िया, लाजवाब। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर लगा है बहुत ही बेहतरीन सा। लड़कियों को गुलाबी कपड़ों और गुड़िया से जोड़ा जाता है और लड़कों को नीले कपड़े और कार से जोड़ा जाता है, यह किसको दर्शाता है? जेंडर निरंतरता मतलब कंटेंसी को करता है, या जेंडर सशक्तिकरण है ये, या जेंडर विविधता है, या जेंडर रूढ़िवादिता है, जेंडर वाइडनेस है। क्या है? जेंडर वाइडनेस है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, और नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर लग चुका है बहुत ही बेहतरीन सा। चलो आ जाओ देखते हैं, फटाफट करते जाओ, फटाफट करते जाओ। जो समझाने वाला होगा उस पर हम लोग रुक कर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर लगा है। कथन ए दे रहा है कि शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चे से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्राप्त ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित करें। ये बात तो बिल्कुल सही है। शिक्षा जब हमारी असफल होगी जब हम ये अपेक्षा रख लेंगे कि जितना हमने सिखाया है उतना बच्चा हमारा डिलीवर्ड भी करे, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। अगला, शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चे से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्राप्त ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित करें। अच्छा, तर्क ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित करें। शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्राप्त ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित करें। अच्छा, ये तर्क दे रहे हैं ना, तो ये क्या है, गलत है। ए आपका सही है। देख लो, ए सही और आर गलत। कौन सा होगा? ए सही लेकिन आर क्या है, गलत है। ठीक, चलो नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा है कि एक संरचनावादी कक्षा में शिक्षक और छात्रों की क्या भूमिका होती है? कक्षा में शिक्षक व छात्र दोनों निष्क्रिय होते हैं, क्या हो गया, गलत हो गया। छात्र क्रियाशील होते हैं परंतु शिक्षक निष्क्रिय होगा, संरचनावादी है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म है। शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय होंगे, बिल्कुल सही बात है। यही ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, दोनों क्या होंगे, सक्रिय होंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल कह रहा है एक कक्षा में अध्यापिका भिन्न जातियों के समूह वाले अधिगमकर्ताओं के लिए समावेशी वातावरण की रचना कैसे कर सकती है? अपनी उन अवधारणाओं और पूर्वग्रहों पर चिंतन करके जो बच्चों के शैक्षिक अनुभव को सीमित करे, बिल्कुल सही। कक्षा में बच्चों के अनुभवों की विविधता को सम्मिलित करे, बिल्कुल सही बात है। संस्था में समानता की मूल संस्कृति पर बल देकर, बिल्कुल सही बात है। छात्रों को प्रोत्साहित करके कि वे स्वयं को मानकीय मानकीय पाठ्यक्रम जैसे ही आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म, वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन क्या है, सही है। पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन सही है, सही कर लेना। इसका राइट जवाब होगा पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, तीसरा। चलो आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा है 17 नंबर कि
रमनी की कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्र है। एक समावेशित कक्षा में इस संदर्भ में उसे कौन से निर्देशात्मक समायोजन करने चाहिए? क्या करने चाहिए आप बताओ, फटाफट बताओ। विविध प्रकार के दर्शनात्मक प्रस्तुतिकरण देकर, क्या हो गया? गलत हो गया। फिर कह रहा मुद्रित पुस्तकें, ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। त्रिआयामी मानचित्र, बिल्कुल सही बात है। और चार्ट जैसी स्पर्श, जब वो हमारा बच्चा क्या है? दृष्टिबाधित है ना, देख नहीं सकता, तो उसको स्पर्श संसाधनों का प्रावधान करना चाहिए। छोटी मुद्रक वाली कारसीट, ये भी क्या हो जाएगा? गलत। तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। सही कर लो, इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट सवाल आपसे कह रहा है, रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों से बारे में सोचती है, या निम्न में से किसका प्रतीक है? मानसिक क्षति है उसके अंदर। अरे भैया, मेंटल अगर एम्पेयरमेंट है तो क्या है? गलत बात है। कम परिज्ञानता या बोधगात्मकता है, कंप्रिहेंसिव है, लो है उसकी। अभिसारी चिंतन है, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, इन दोनों पर चर्चा करो। देखो, अभिसारी में क्या होता है? जब बच्चा एक तरीके से सोच पाए, मतलब एक ही तरीके से। लेकिन अपसारी का क्या होता है? जब कई तरीके से समस्या का समाधान हल कर सकता है तो होगा। तो अलग अलग तरीका, जब अलग अलग तरीके से करेगी तो वो क्या कहलाएगा? अपसारी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपसारी कहलाएगा। बहुत बेहतरीन साथी। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट सवाल आपसे कह रहा है कि राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता है और बी के स्थान पर डी लिखता है, अक्षरों में अक्सर भ्रमित होता है, तो किसके प्राथमिक लक्षण हैं? पठन वैकल्य के हैं, मतलब डिसलेक्सिया के हैं, या स्वालीनता का क्रम है, या अधिगम, या लेखन। तो पढ़ने से संबंधित दिक्कत है, पठन वैकल्प होगा। डिसलेक्सिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया। बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट सवाल आपसे कह रहा है, बहुत ही बेहतरीन सा सवाल लगा है। पूछा है, एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को किस प्रकार सहायता मिल सकती है? एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चे को निम्न प्रकार से सहायता मिल सकती है। व्यक्तिगत लक्षणों का निर्धारण करके, बिल्कुल सही बात है। प्रतिस्पर्धा जैसी कंपटीशन कॉम्पिटेटिव बात आएगी, वो क्या होगा? गलत होगा। सहयोगात्मक अधिगम, बिल्कुल सही बात है। तो पहला तीसरा सही है। मानकीकृत जैसे ही आया, क्या कर दिया? गलत कर दिया। तो पहला और तीसरा ऑप्शन, पहला और तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पहला और तीसरा ऑप्शन सही। तो पहला तीसरा देख लो कहां पर है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत बेहतरीन साथी। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, बहुत ही बेहतरीन सा। पूछा, एक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस प्रकार समझा जाता है? निष्क्रिय प्राणी के रूप में समझोगे क्या? नहीं। छोटे वयस्क के रूप में समझोगे क्या? नहीं। दुष्ट जीव के रूप में जिन्हें सभ्य बनाने की जरूरत है? ये भी नहीं। अपने पर्यावरण को समझने की उत्सुकता लिए हुए। ठीक है, यही क्या हो जाएगा? सही। देखो, पॉजिटिव आपको लेकर चलना है। ठीक है, पॉजिटिव आपको लेकर चलना है। नेक्स्ट कह रहा है कि बच्चों की असफलता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बच्चे की असफलता का गुणारोपण हमेशा आनुवंशिकी दोष को दिया जाना चाहिए, किसी एक पक्ष पर आप नहीं कह सकते हो। ये क्या हो गया? गलत हो गया। बच्चों की असफलता का कारण व्यवस्था द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों को अनदेखा करना, ये कुछ हद तक क्या हो सकता है? सही हो सकता है, और कहीं ना कहीं हमारा सही भी होगा। आओ आगे देख लेते हैं। वे माता पिता जो कभी स्कूल नहीं गए हैं, वे अपने बच्चों को शिक्षा में रुचि नहीं रखते हैं, ये भी बात क्या है? गलत है। हाशिए पर रहने वाले समुदाय पर अकादमिक, ये भी क्या है? गलत है। सही कौन सा है? बी ऑप्शन। देखो, इसलिए हमने बी ऑप्शन तुरंत सही नहीं किया था। हो सकता है इससे भी बेस्ट ऑप्शन आपका होता। अगर इससे बेस्ट होता तो ये ऑप्शन क्या हो जाता? गलत हो जाता। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है। चलो बताओ।
अनुपमा अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ाते हुए गणित के संप्रत्यों के साथ संबंध बनाती है, इस प्रकार का शिक्षा शास्त्र क्या कहलाएगा? बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है, बताने की कोशिश करो क्या कहलाएगा। अधिगम के स्थानांतरण और अंतः विषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देगा, या ज्ञान के अर्जन में रुकावट उत्पन्न करेगा? नहीं करेगा। अधिगम में रुकावट उत्पन्न करेगा? नहीं करेगा। छात्रों में भ्रमिता कराएगा? नहीं करेगा। क्या करेगा? अंतः विषयक अधिगम को बढ़ावा देगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से जानकारी किस स्मृति से संगठित होती है? बाइक चलाने की प्रक्रिया, या धुले कपड़ों को तय करने की प्रक्रिया, या 7 वर्ष की उम्र में एक पेड़ पर चढ़ने का अनुभव, क्या कहलाएगा? ये 3 दिए हुए हैं, अब सिलेक्ट करना है क्या सही होगा। ठीक है, अल्प अवधि स्मृति, या दीर्घ अवधि स्मृति, या संवेदिक स्मृति, या कारक। देखो, बाइक चलाने की प्रक्रिया क्या अल्प समय में कर सकते हो? नहीं। संवेदिक होगा क्या? नहीं। सेंसरी होगा? नहीं होगा। कार्यकारी वर्किंग? नहीं, तो ये कट गया। धुले कपड़ों को तय करने की प्रक्रिया, ये भी क्या है? दीर्घ 7 वर्ष की उम्र में पेड़ पर चढ़ने की प्रक्रिया, ये भी क्या है? दीर्घ अवधि स्मृति। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है, और नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों को समझने के लिए सही नहीं है? यह कक्षा में छात्रों के ग्रेड और पदों को निर्धारित करने में मदद करता है। शिक्षक को छात्र की अवधारणात्मक समझ से अवगत कराता है, बिल्कुल सही बात है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि की समझ सार्थक है, क्योंकि यह अधिगम प्रक्रिया के सहज हिस्सा है। यह बच्चों की सोच में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है। गलत पूछा था, गलत कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है, फटाफट करते जाओ। किस प्रकार की अभिप्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी है जो अपने आप में आनंददायक व संतोषजनक है? ठीक है, अपने आप में क्या है? आनंददायक है और संतोषजनक है। तो अपने आप में पूछ लिया, जैसे ही अपने आप की बात कर देगा, कुछ नहीं करना है, हमें आंतरिक अभिप्रेरणा लगा देना है। क्या लगा देना है? आंतरिक अभिप्रेरणा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा है, शिक्षक की अपने विद्यार्थियों से अपेक्षाएं या अपेक्षाओं उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। का विद्यार्थियों के अधिगम से कोई संबंध नहीं है। लो, ये तो गलत हो गया। विद्यार्थियों के अधिगम और स्वयं की क्षमता पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती हैं, ये भी गलत हो गया। बच्चे के अधिगम के लिए एकमात्र निर्धारक है, ये भी गलत हो गया। तो सही कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण क्या डालती हैं? प्रभाव डालती हैं, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट होगा, और नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा है, क्या पूछा है ध्यान से देखो। बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कैसे किया जा सकता है? चाइल्ड सेंटर्ड जो क्लासरूम होता है, कैसे आप क्रिएट कर सकते हो, ये आपसे पूछा है चाइल्ड सेंटर्ड के बारे में, कि चाइल्ड सेंटर्ड का आप कैसे कर सकते हो। चलो, सवाल लिखा है कि बाल केंद्रित कक्षा का सृजन आप कैसे कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो पहला ऑप्शन कह रहा है शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देकर। बहुत बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन हम और भी पढ़ेंगे, देखते हैं क्या इससे भी बेस्ट मिल सकता है। शिक्षार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित कर देंगे। डिस्क्रीज नहीं करना है, डिक्रीज क्या करना है? इंक्रीज करना है। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। नेक्स्ट देखो। बारंबार परीक्षा लेकर, परीक्षा नहीं लेना भैया ज्यादा। फिर क्या दे रहा है? प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन की बात आ गई, ये भी गलत हो गया। तो सही कौन सा है? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका, बहुत ही बेहतरीन। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट सवाल है आपका, लास्ट होगा आज का, इस सेशन का लास्ट सवाल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 क्या प्रस्तावित करती है? विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती की जाए,
या विद्यालय की पाठचर्या के लचीलेपन में वृद्धि की जाए, या रटंत अधिगम को महत्व देना, ये हटा दो चुप्पे से। विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना। चलो फटाफट बताओ। लास्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। देखो, पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। यही वाला क्या है? गलत है। तो पहला, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा और चौथा, ये सी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा एनईपी 2020 है, कहीं ना कहीं ये विषय वस्तु में भी कटौती की बात करता है कि हमारे सिलेबस को क्या किया जाए, कम किया जाए। ठीक है, तो चलो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आज का सेशन कैसा रहा कमेंट्स बॉक्स में छाप देना, और आपके 30 में कितने सवाल सही हुए ये भी आपको कमेंट्स बॉक्स में छापना है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और कोई दूसरा प्रीवियस से लेकर आएंगे। तो जितने भी सवाल आप लोग सॉल्व करते जा रहे हो, ईमानदारी से, बढ़िया से, अच्छे से सॉल्व करो। मेरा विश्वास दिलाएं आपको कि प्रीवियस ईयर सारे लगा ले जाओगे तो आप देखना एग्जाम में बैठोगे, आपको बिल्कुल बस थोड़ा बहुत डिफरेंट दिखेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो नया शब्द आएगा। बस आपको क्या करना है, आसानी से इन्हीं पैटर्न पर आपको सॉल्व करते जाना है। तो आज के लिए साथी इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद दोस्तों।